तो पठान लगभग 550 करोड़ से 600 करोड़ उसने कमाई की थी। हाँ। गदर जो है एक हफ्ते के भीतर ही उसने 300 करोड़ कमा लिया है। बॉलीवुड का कोई एक्टर या डायरेक्टर या कोई भी बॉलीवुड से जुड़ा हुआ व्यक्ति कभी इन टेररिस्ट अटैक्स में पाकिस्तान की बुराई नहीं करेगा। खुंदक तो आएगी। हमारे यहाँ पे नुसरत फतेह अली खान के बहुत शोज हुए, राहत फतेह अली खान के बहुत शोज हुए, और भी बहुत सारे लोगों के, गुलाम अली के बहुत शोज हुए, लेकिन क्या पाकिस्तान ने कभी लता मंगेशकर का कोई शो किया है वहां? नहीं किया। मैं मंदिर क्यों जावा मेरा यार खुदा है, और पूरे गाने में हर्फ अल्लाह इश्क अल्लाह, हर्फ अल्लाह इश्क अल्लाह, ये चल रहा है अभी का गाना है। बिल्कुल ऐसा ही है। पूरे गाने में अल्लाह 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 हो रहा है, और वो कह रहा है कि मैं मंदिर क्यों जावा मेरा यार खुदा है। तो दोस्तों, गदर 2 का एक ब्लॉकबस्टर रन जो बॉक्स ऑफिस पर चल रहा था पहले हफ्ते में 300 करोड़ जो फिल्म कमा गई, वो अभी भी चल रहा है। और उसका एक कारण है, ट्रेड एनालिस्ट जो है उसका मूल्यांकन अपनी भाषा में करेंगे, और आज हम जो है उसका मूल्यांकन अपने तरीके से आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। क्यों भारतीय लोगों को गदर जैसी फिल्में जो हैं वो इतनी पसंद आती हैं। पहली गदर भी हमने देखी थी कि किस प्रकार से उसमें जो स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती थी, लोगों की भीड़ इतनी होती थी कि शोज़ जो थे वो कम पड़ जाते थे। और आज भी जो गदर है, गदर 2 है, उसमें भी यही स्थिति है। हालांकि जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने ये बताया है कि जो पहली गदर थी वो काफ़ी बेहतर थी इस दूसरी गदर से, परंतु क्या कुछ रीज़न है जो गदर 2 में भी उसी मात्रा में भीड़ आ रही है, और हिस्टोरिक जो बॉक्स ऑफिस है वो यहाँ पर कलेक्शंस हमें देखने को मिल रही हैं। तो उसी पर बात करने के लिए ये पूरा पॉडकास्ट आज हम करने वाले हैं। मेरे साथ गर्वित हैं, और फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई थिंक हमें इस बात पर इसका मूल्यांकन करना चाहिए कि ये फिल्म कितना कमा रही है, और उसके बाद फिर हम रीजंस ढूंढने की कोशिश करेंगे कि भारतीयों को ऐसी फिल्में क्यों पसंद आती है। तो आपको क्या लगता है कि क्या? भाई मेरे हिसाब से क्या है ना, अभी बॉलीवुड जो है बहुत ड्राई रन से गुजर रहा है। पिछला साल उनका बहुत वाहियात गया, बहुत ही बेकार पिछला साल था, और उसमें अगर देखें तो जो प्री कोविड एरा था उससे कंपेयर करें पिछले साल को तो 50% की ऑलमोस्ट गिरावट थी, बल्कि ज़्यादा ही 50% से ज़्यादा की गिरावट थी जो बिजनेस था, जो कलेक्शन था। जो हम पहला क्वार्टर, इस साल का भी पहला क्वार्टर देखते हैं तो उसमें मात्र 3 फिल्में थी जिन्होंने जो हिट की श्रेणी में डाल सकते हैं, जिसमें से एक फिल्म तो बहुत छोटी बजट की फिल्म थी, मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। तो ये फिल्में कुछ 13-14 करोड़ की फिल्म थी, 22 करोड़ कमा के गई थी। तो ऐसी फिल्में हिट हो रही थी कंटेंट के दम पे, और जो बड़े बड़े स्टार्स थे जैसे सलमान खान, मतलब उनका फिल्म में होना और उसकी गारंटी होती थी कि मतलब 200 करोड़ 300 करोड़ तो कमाई जाएगी। बट उनकी फिल्म आती है किसी का भाई किसी की जान, और वो बुरी तरीके से पिट जाती है, मतलब वो अपनी लागत भी पूरी नहीं कर पाती है। तो सलमान खान की फिल्म अपनी लागत पूरी ना करे तो ये बॉलीवुड के लिए सबसे बड़ा सेटबैक रहता है। अब ऐसे में फिर एक फिल्म जो दूसरी फिल्म है जिसको अभी तक की सबसे बड़ी हिट बताते हैं वो है पठान, जिसके कलेक्शंस पे बहुत सारे ट्रेड एनालिस्ट कहते हैं कि भाई हमें भरोसा नहीं है कि इसने इतना कमाया है। सोशल मीडिया पर काफ़ी इस टाइप की न्यूज़ चली हैं कि कुछ कॉर्पोरेट बुकिंग्स वगैरह की गई हैं या फिर जो भी, परंतु चलो वो एक अलग सिचुएशन पैदा हो जाती है क्योंकि हमें नहीं पता कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है। जो स्थिति एनालिस्ट सामने रख रहे हैं, बॉक्स ऑफिस के एनालिस्ट जो हैं वो सामने रख रहे हैं, उनको यदि माने तो आई थिंक फिल्म ने 500 करोड़ से अधिक का बिजनेस किया है। फिल्म ने 600 करोड़ के आसपास इंडिया में ग्रॉस बिजनेस किया है। पठान ने 600 करोड़ का इंडिया में ग्रॉस बिजनेस किया है, और अगर वर्ल्ड वाइड बात करें तो 1000 करोड़ से थोड़ा सा ज़्यादा वर्ल्ड वाइड ग्रॉस बिजनेस पठान का है। और अगर हम गदर 2 की बात करें तो गदर 2 ने अभी तक ऑलमोस्ट 300 करोड़ के आसपास का काम कर लिया, जब तक अभी तक मतलब आज हम जहां पे ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं तो 300 करोड़ के आसपास, हम 280 करोड़ के आसपास, 85 करोड़ के आसपास बैठे हैं, और अभी तक 300 करोड़ हो चुका होगा क्योंकि आधा दिन बीत चुका है। उस स्थिति में है जब जो गदर 2 है वो लगभग 1500 स्क्रीन्स जो है उसकी कम है
पठान से यदि पठान हम से, कंपेयर करें तो YRF के साथ ये था, मतलब दो चीजें हैं, एक तो 1500 स्क्रीन कम है, दूसरा ओ माय गॉड एक दूसरी बड़े स्टार की फिल्म है, और वो भी फ्रेंचाइजी फिल्म है, सोलो फिल्म रिलीज नहीं हुई है, फ्रेंचाइजी फिल्म है। ओ माय गॉड 1 जो थी वो एक बहुत बड़ी हिट थी, तो लोगों का एक जुड़ाव उसके साथ ऑलरेडी है। और गदर जो रिलीज हुई थी वो आज से 20-22 साल पहले हुई थी रिलीज, तो एक जो जनरेशन है वो चेंज भी, हाँ उसने देखी ही नहीं है वो फिल्म। तो ओ माय गॉड अभी कुछ 8-10 साल पहले की फिल्म है, तो वो उस जनरेशन ने भी देखी है, जो जिसने नया नया कॉलेज शुरू किया होगा या उस तरीके की जो ऑडियंस होगी। तो उसके बाद भी अगर गदर 2 300 करोड़ एक सप्ताह में कर ले रही है, और वो भी वेडनेसडे को इसका 55 करोड़ का बिजनेस था, जो कि बहुत बड़ी बात है इंडिया में, इंडिपेंडेंस डे, राइट जी। सो उसमें बट एक और एंगल ये भी है कि अधिकांश जो फिल्में हैं आजकल वो मल्टीप्लेक्स ऑडियंस को कैटर कर रही होती हैं। उसमें अब ये सारी बातें बोली जाती हैं कि जो उसमें इंडियन तड़का होता है वो तो दिखता नहीं है किसी भी फिल्म में, आप वेस्टर्न बनने का प्रयास ज़्यादा कर रहे होते हो चीज़ों में, है ना। तो अभी जिसको बोला जाता है ना मास सिनेमा, ऐसा ये कैटेगराइज किस तरीके से किया गया है मुझे तो नहीं समझ में आता, पर इसमें सिंगल स्क्रीन थिएटर्स जो हैं गदर में वो भी भरे पड़े हैं। आप चाहे छोटे सेंटर्स जो हैं हापुड़ चले जाइए, मेरठ चले जाइए, आप पूर्वी राज्यों में चले जाइए, वहाँ सब जगह भरे हुए हैं थिएटर्स। हाँ ये चीज बट पठान के साथ नहीं दिखाई देती थी। पठान के साथ ये था, अगर मैं अपना पर्सनल भरे हुए थे, हाँ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने अपने घर के आसपास देखा था, और जो NCR 3rd 4th डे में, हाँ 3rd 4th पहले संडे को देखा था मैंने, पहले संडे को मैंने चेक किया था, यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे जो थिएटर्स थे वो खाली पड़े हुए थे NCR में। हाँ मतलब मैंने जब चेक किया था तो ये था कि कुछ फीलिंग्स थी, कुछ खाली थे, बट ऐसा इस जैसा गदर को रिस्पांस मिल रहा है, मतलब आप झारखंड में उठा के देख लो, झारखंड में पूरा भरा रहता है। रीजन मे बी ये हो सकता है कि जो गदर का क्या कहते हैं, जो सिंगल स्क्रीन थिएटर्स हैं वो भी भर रहे हैं, और मल्टीप्लेक्स जो हैं वो भी भर रहे हैं, तो गदर के साथ ये दोनों ही चीज़ें हैं जो। हाँ इसमें मेरे को ये भी लगता है ना कि अगर कोई फिल्म इतना बड़ा बिजनेस करती है, 75 करोड़ एक दिन में कमाती है, तो लोग वहां पे जाते हुए दिखाई देते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि लोग अपने गाड़ी में चल के ऐसे एक मास क्रेज बनती है वो फिल्म। हाँ वो मास क्रेज पठान में मतलब कुछ शोज में दिखा भी था। अब कुछ शोज जो हमने उस टाइम चेक किए थे तो उसमें नदारत भी दिखे थे, भीड़। तो मे बी पता नहीं अब क्या रीजन है, नंबर ऑफ स्क्रीन्स बहुत ज़्यादा थी उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है, बिकॉज 1500 स्क्रीन गदर से यदि कंपेयर करें तो 1500 स्क्रीन ज़्यादा थी। बट एनी हाउ जो तथ्य सामने आते हैं उन पर ही यदि हम चले तो पठान लगभग 550 करोड़ से 600 करोड़ उसने कमाई की थी। गदर जो है एक हफ्ते के भीतर ही उसने 300 करोड़ कमा लिया है, और इंडिया में तो और अभी भी चल रही है अच्छी इंडिया खासी में भीड़ खींच रही है। एटलीस्ट ये पठान से ऊपर जा सकती है, ऐसा ट्रेड एनालिस्ट मान रहे हैं कि पठान से ऊपर एटलीस्ट इंडिया में निकाल देगी। सो अगर इसका मूल्यांकन किया जाए तो एक थ्योरी क्रिएट होती है कि जैसे गदर 1 को प्यार मिला, उसी श्रेणी में जाते हुए लोगों ने गदर 2 को देखा। बिल्कुल। तो इसमें मतलब इसमें एक थियरी ये आती है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करेंगे, कि जिस फिल्म में पाकिस्तान बैशिंग हो वो फिल्में इस प्रकार की मास भीड़ जुटा लेती हैं। और ये पिछली बीते वर्षों में जो फिल्में रिलीज हुई हैं उनको देख के हम प्रूव भी कर सकते हैं, सब उस नतीजे पे पहुंच सकते हैं। जैसे कि अभी पाकिस्तान बैशिंग की यदि बात करें तो गदर 2 में भी पाकिस्तान बैशिंग पूरी भरी हुई है। हाँ। गदर 1 में भी सेम था। हाँ। और दोनों ही फिल्में बहुत बड़े अमाउंट में इन्होंने पैसा कमाया है। हाँ। और ये बात कहीं ना कहीं सच प्रतीत होती है, क्योंकि इससे पहले एक फिल्म आई थी गदर 1 से पहले आई थी बॉर्डर,
बॉर्डर 1997 में, राइट। तो 1997 में फिल्म आई थी। वो फिल्म भी, उसमें भी काफ़ी पाकिस्तान बैशिंग थी। एक सीन में तो पर्टिकुलरली जो कर्नल वहाँ पर लड़ने आया होता है पाकिस्तान की तरफ से, उसे लाहौर का मशहूर गुंडा इस टाइप से गंदी नाली का कीड़ा, जिसके ऊपर बड़ा विवाद भी हुआ था पाकिस्तान के अंदर। तो इस प्रकार के जो संवाद थे वो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलते हैं गदर 1 में भी, और बॉर्डर में, राइट। और गदर में भी हमें इस प्रकार के बहुत से संवाद मिलते हैं कि हमने तुम्हें 65 करोड़ रुपए दिए हैं तब जाकर तुम्हारे सर पर तरपाल आई है, भीख मांगने की हैसियत नहीं है तुम्हारी, और गोलीबारी की बात कर रहे हो। इस टाइप के डायलॉग्स हमें गदर 1 में भी देखने को मिलते हैं। गदर 2 में भी इस प्रकार के ही डायलॉग हैं कि कटोरा लेकर घूमोगे तो भी तुम्हें भीख भी नहीं देगी, और वो आज पाकिस्तान की हालत दिखती भी है। तो कहीं ना कहीं ये सेंटिमेंट इसमें बिल्कुल भी गलती नहीं है कि पाकिस्तान बैशिंग से जो भरी हुई फिल्में हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को पसंद आती हैं। और उसके कारण हैं कई अलग अलग कारणों पे हम बाद में आते हैं। पहले उन फिल्मों के बारे में बात करते हैं जो इस प्रकार की बैशिंग पाकिस्तान की जिनमें हुई है और जो हिट हुई है। हाँ, बट भारत में क्या है ना, भारत में जो इतिहास रहा है, आई थिंक अगर हम इसके इतिहास के बारे में बात करेंगे तो ये जो मैटर है वो और अच्छे से समझ में आएगा भारतीय फिल्मों के इतिहास के बारे में। पर उससे पहले मैं कह रहा हूँ कि उन फिल्मों के बारे में बात कर लेते हैं जिनमें पाकिस्तान बैशिंग जैसे पुकार। पुकार में एक डायलॉग आता है कि कारगिल का पत्थर उठा नहीं पाए और कश्मीर का सेब खाने की बात करते हो। इस प्रकार का एक डायलॉग आता है। बट पुकार का क्या था ना कि जैसे पहले बॉर्डर आई, बॉर्डर सक्सेसफुल रही थी इस प्रकार के चीज़ों में। उसके बाद पुकार आती है सन 2000 में। सन 2000 में पुकार आती है, उसमें अनिल कपूर होते हैं, माधुरी दीक्षित होती हैं, और एक अच्छी कमाई करती है वो फिल्म, हिट रहती है। और उसमें इस प्रकार की बैशिंग कई जगह पर हमें दिखाई पड़ती है। पर वो छुटपुट है। हाँ, राइट। ऐसा नहीं है कि गदर की तरह भरी हुई है जो अशरफ अली और ये और वो करके पूरा पाकिस्तान आर्मी को आपको उड़ा दे गया है हल्क की तरह, उसने पूरे पाकिस्तान को उखाड़ के फेंक दिया है इधर उधर। तो उस टाइप से नहीं था, बट छुटपुट कहीं ना कहीं एक आधा डायलॉग फिल्म हिट हुई थी। हाँ, फिर भी हिट थी। लेकिन 2001 में जब ये गदर आई है, गदर की हम ऑलरेडी बात कर ही चुके हैं। उसके बाद मेरे ख्याल से माँ तुझे सलाम, एक फिल्म थी सनी देओल और अरबाज खान की। बहुत, मतलब अगर आप देखोगे तो आपको टेक्निकली बहुत अच्छी फिल्म नहीं लगेगी, ऐसा लगेगा कि क्या ही है। हाँ, वो अच्छी फिल्म नहीं थी। बट वो फिल्म 13 करोड़ की थी और 22-23 करोड़ कमा चुकी थी, मतलब वो हिट थी। राइट। उसमें भर के पाकिस्तान बैशिंग तो भर के थी भाई। कश्मीर, अब जैसे कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। ये जो डायलॉग था वो अरबाज खान ने फिल्म में बोला है। लेकिन जो इसका मुझे याद है, आई वॉज इन स्कूल, तो ये ट्रेलर चलाया जाता था। ट्रेलर में सनी देओल की आवाज़ में ये डायलॉग आता था उस समय, जब ट्रेलर आता था टीवी पर। तो इस प्रकार की जो पाकिस्तान बैशिंग है, ये फिल्म भी एक खराब फिल्म होने के बावजूद अच्छी खासी हिट हुई थी। हाँ, आपने जस्ट बिकॉज़ कि पाकिस्तान की थोड़ी बहुत बैशिंग है। राइट। थोड़ी बहुत नहीं, इसमें तो भर के थी। इसमें तो अच्छी खासी बैशिंग की थी। और उसके बाद मेरे ख्याल से 2003 की ये बात है, शायद 2003 में ये फिल्म आई थी। उसके बाद आई थिंक LOC आती है। LOC भी आती है, उसी वर्ष आती है LOC। आई थिंक LOC भी 2003 में ही आई थी। हाँ, 2003 या 2004 में जब भी आई थी 2003 तो वो फिल्म आई थिंक 4.5 घंटे की फिल्म थी। वो पता नहीं किसी से देखी गई, बट कहीं ना कहीं आई थिंक उस फिल्म के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए एक स्पेशल स्क्रीनिंग कराई गई थी फिल्म की। वो फिल्म देखने के लिए प्रधानमंत्री को बुलाया गया था और बीजेपी के कई बड़े बड़े नेता जो थे उसमें आए थे। तो ये एक पॉलिटिकल भी चीज़ें हो सकती हैं। अब देखिए पर्दे के पीछे क्या चलता है, नैरेटिव वॉर्स जो हैं, इन्फो वॉर्स जो सारी फिल्में आई वो 97, 99, 2000, 2002, 2003 तभी की हैं। और तब पूरा 97 से 2003 उससे पहले आपको इतिहास नहीं मिलेगा। बट आई थिंक अगर हम उसके पहले के इतिहास में जाएं, इतिहास की बात, जैसे कि हम क्यों नहीं मिलती ऐसी पाकिस्तान बैशिंग वाली फिल्में 1997 से पहले? उसका रीज़न है जैसे क्या होता है ना, 1947 में भारत स्वाधीन होता है और पाकिस्तान एक नया देश बनता है। और उसके बाद क्या होता है कि जो भारतीय सिनेमा था वो मुंबई में बेसिकली उसका कोर जो होता मुंबई होता है। लेकिन स्वाधीनता से पहले 1947 से पहले स्थितियां थोड़ी सी विपरीत थी। और लाहौर भी एक स्टेशन हुआ करता था जिसमें फिल्में
अच्छी मात्रा में बना करती थी। और भारत के जो कलाकार थे, जब पाकिस्तान गया था ओमपुरी, तो ओमपुरी ने बोला भी था कि अगर सेपरेशन ना हुआ होता, पार्टीशन ना हुआ होता, तो लाहौर फिल्म इंडस्ट्री होती, मुंबई नहीं होती। आई थिंक उनका एक ये बयान इस प्रकार का बयान है। तो क्या होता है कि 1947 से पहले लाहौर और बम्बई दोनों फिल्म इंडस्ट्रीज मानी हुई थी। दोनों में अच्छे खासे कलाकार थे, और बहुत से कलाकार ऐसे थे जो पार्टीशन के बाद 47 में लाहौर से या फिर पाकिस्तान की साइड से जो कलाकार थे वो भारत आए थे, जिसमें लेखक हो गए आपके, जिसमें आपके एक्टर्स हो गए, जिसमें म्यूजिशियंस हो गए, नौशाद, है ना। तो ये बहुत सारे इस प्रकार से कलाकार थे। अब क्या होता है कि जैसे 1947 के बाद जो हम भारत में फिल्में बनती हैं, वो लगभग 15 से 20 साल के करीब, 15 से 18 साल तक वो प्रॉपर ऐसी फिल्में थी जिसमें दो ही चीज़ें थी। एक तो आज़ादी की लड़ाई, जो आपकी स्वाधीनता की लड़ाई है, उसका महिमा मंडन, वो भी अहिंसात्मक तरीके वाला महिमा मंडन अधिक था। ठीक है, उसमें आपको वंदे मातरम भी दिखेगा, ऐसा नहीं है वंदे मातरम नहीं दिखता, बड़ा मतलब, पर आज़ादी की लड़ाई के लिए जिन लोगों ने बलिदान दिया उनका आपको महिमा मंडन दिखता है। दूसरा नेताओं का महिमा मंडन दिखता है, जिसमें आपके नेहरू जी आ गए, गांधी आ गए, और थोड़ा समय आगे चलें तो आपको इवन लाल बहादुर शास्त्री का भी महिमा मंडन उसमें दिखता है। तो ये पहले 15-20 साल जो हैं आज़ादी के बाद, 47 के बाद, इस प्रकार की फिल्में बन रही थी। किसी भी फिल्म में पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया गया। इवन पार्टीशन का आई थिंक पृष्ठभूमि जो है वो छलिया जैसी फिल्में थी राज कपूर जी की, उसमें आपको दिखेगा पार्टीशन का पृष्ठभूमि, आई थिंक उसमें छलिया में है, बट उसमें भी पाकिस्तान का नाम नहीं दिखेगा आपको। पाकिस्तान पर इसका एक ये भी पॉलिटिकल रीजन ये भी है ना, 1957 की नेहरू जी की एक स्पीच है जिसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमारा दिल है और पाकिस्तान हमारा कंधा है, और पाकिस्तान को अगर चोट आती है तो दर्द हमें होता है। इस प्रकार की बात नेहरू जी की स्पीच है, वो 1957 की स्पीच है। तो ये पॉलिटिकल ऑफ कोर्स ये चीज़ें हो सके, बिकॉज क्या है ना कि 1971 तक भारत में बाय लॉ ये कानून था कि पाकिस्तान को भारतीय फिल्मों में या वैसे तो एक शत्रु देश की तरह रिप्रेजेंटेशन उसका नहीं कर सकते, ये कानून था भारत में। तो इसका रीज़न कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है क्या कि मतलब अगर उसको देखें तो भारत की 95% से ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन ने मुस्लिम लीग को बंटवारे के लिए सपोर्ट किया था, और उसके बाद जब यहाँ से वो पॉपुलेशन, जब यहाँ से उस पॉपुलेशन गई तो वो मात्र मतलब 76 लाख लोग गए थे, और आज की जो आज का भारत है उस मैप पे अगर हम देखें तो करीब 4.5 करोड़ वो पॉपुलेशन थी, तो उसमें से मात्र 76 लाख गए, जबकि 95% से ऊपर लोगों ने सपोर्ट किया था। अपीजमेंट वाला जो एंगल है, अपीजमेंट वाली पॉलिटिक्स तो ऑफ कोर्स भारत जिस दिन से स्वाधीन हुआ है उस दिन से चल ही रही है, और वो किसी ना किसी मात्रा में बढ़ती आ रही है। नेहरू जी के समय में भी थी, उसके बाद इंदिरा जी के समय में जब ये सारा वक्फ बोर्ड और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वगैरह बनाए गए, फिर राजीव जी के समय में वक्फ बोर्ड वगैरह के ऊपर चीज़ें अलग तरीके से की गई, और शाहबानो केस वगैरह हुआ। उसके बाद अपीजमेंट पॉलिटिक्स हिंदू आतंकवाद तक पहुंच गई थी 2008, 9, 10, 11 इस अंतराल में। हाँ, मतलब ये तो 2007-8 में जब बहुत ज़्यादा बॉम्ब ब्लास्ट इंडिया में हो रहे थे, उस टाइम पे राहुल गांधी की एक स्पीच है, और यूएस में जाके वो स्पीच दे के आए हैं कि हिंदूज जो हैं वो बहुत बड़ा खतरा हैं, हिंदू एक्सट्रीमिस्ट बहुत बड़ा खतरा है भारत के लिए। हाँ, तो ये उनकी 2007 या 8 में यूएस में उनकी स्पीच है। सो ये अपीजमेंट वाला एंगल तो चलो खैर है, पर अभी यदि हम जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री उस पर रहे तो पहले 15-1 साल इन चीज़ों में निकले, जिसमें नेताओं का महिमा मंडन या फिर आज़ादी की लड़ाई को एक एंगल से दिखाना, उस टाइप की चीज़ें आपको अधिक दिखती हैं। ये हमारा 47 के बाद का सीन है। जबकि पाकिस्तान में क्या हो रहा था, पाकिस्तान में 1948 में फिल्म आती है कश्मीर हमारा है, आई थिंक। उसमें बेसिकली उसका सारा प्रायोजन ही ये था कि कश्मीर जो है, पूर्ण कश्मीर वो उनका है,
और भारत ने उसको हड़प रखा है। भारत एक शत्रु देश है, ये पूरी फिल्म में रिप्रेजेंटेशन है भारत का। और भारत में इसके विपरीत हो रहा था। भारत में पाकिस्तान को शत्रु देश नहीं बताया दिखाने जा का रहा इसका था। लॉ था 1971 तक, ये लॉ था। 1971 में फिर क्या होता है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य एक बड़ा युद्ध होता है और उसमें बांग्लादेश भी उसको बनाया जाता है, बांग्लादेश भी टूटता है। तो उस समय जाकर ये लॉ रिपील किया जाता है और 1973 में पहली बार एक फिल्म आती है, हिंदुस्तान की कसम। बहुत बड़ी हिट फिल्म नहीं थी, पर हिंदुस्तान की कसम पहली फिल्म होती है 1973 में, जिसमें पाकिस्तान को एक शत्रु देश के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। उससे पहले पाकिस्तान का नाम भी किसी फिल्म में आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ आई थिंक उपकार 1965 में जो मनोज कुमार जी की फिल्म आई थी, वो भी शत्रु देश के तौर पे नहीं, वो भी शत्रु देश के तौर पे नहीं है। वो भी सिर्फ पाकिस्तान का उस फिल्म में किसी तरीके से एक रिप्रेजेंटेशन है। परंतु 1971 तक ये कानून था, इस वजह से फर्स्ट रीज़न है ये कि पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेशन शत्रु देश के रूप में भी नहीं होता था और नॉर्मली भी नहीं होता था। लेकिन इसके अलावा भी कुछ कारण हैं कि पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेशन ही नहीं था। उसमें आपका ये आ जाता है कि जैसे कि जो विभाजन के समय में बहुत से कलाकार लाहौर से या पाकिस्तान के क्षेत्र से उठ कर भारत, जो अब मुंबई है, मुंबई में आ गए थे, जिसमें आपके कलाकार कोई भी एक्टर्स भी ले लीजिए, कोई आपके म्यूजिशियंस ले लीजिए, लेखक ले लीजिए, लेखक बड़ी मात्रा में आए थे उस समय। सबसे बड़ा जो शोमैन आप जिनको बोलते हैं, राज कपूर, वो वहाँ से आए थे। राज कपूर भी वहीं से आए थे। आपके सबसे बड़े राइटर संपूर्ण सिंह कालरा, गुलजार, पहले से राज कपूर आई थिंक उस समय पहले ही आई थिंक यहीं पे थे, पृथ्वीराज कपूर वगैरह। जो हम बात करते हैं ना, ये आई थिंक मधुबाला या फिर कुछ और, नौशाद हो गए, ये साहिल लुधियानवी, इस टाइप के जो बड़े बड़े कलाकार थे उस समय के। सुनील दत्त जी, वो आई थिंक उनका जो फिल्मों में डेब्यूट हुआ था वो 1956 या 57 में हुआ है, बट वो पाकिस्तान से भारत में आए हैं। वो 1920s में उनका जन्म हुआ था और उसके बाद वो पाकिस्तान के किसी पंजाब के क्षेत्र से वो भारत में आए थे। ऐसे बहुत से कलाकार थे जो उस समय जिनका वहाँ से पलायन हुआ था। और यहाँ पर तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि एक विभाजन की जो पीड़ा होती है, विभाजन की जो त्रासदी होती है, जिन लोगों ने देखी है, उन लोगों को विभाजन पर फिल्म बनाना थोड़ा पीड़ा दे सकता है। या फिर दूसरा एंगल भी हो सकता है, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा जो था फिल्म इंडस्ट्री में जो उस समय काम करता था, वो एक धर्म विशेष से रिप्रेजेंटेशन था उसका। जैसे कि आप एक्ट्रेसेस में भी लोगे ना, तो टॉप एक्ट्रेसेस, मीना कुमारी वॉज अ मुस्लिम लेडी, मधुबाला वॉज अ मुस्लिम लेडी, नरगिस वॉज मुस्लिम लेडी। इसी प्रकार से दिलीप कुमार वॉज अ सुपरस्टार ऑफ दैट ईरा, जो कि जिनका असली नाम यूसुफ खान था। नौशाद जो टॉप के म्यूजिशियन थे, नौशाद। और कोई भी आप राइटर तो कोई भी ले लीजिए जो एक्चुअल में फिल्म लिखता है, जिन संवादों को एक एक्टर बोल रहा है, वो धर्म विशेष से थे। तो एक रीज़न कहीं ना कहीं क्या होता है ना कि आपको अपने पुरखों की जो भूमि होती है उसके प्रति कहीं ना कहीं बायस होती है। हाँ, ऑफ कोर्स संवेदना होती है, बायस होता है। तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। बट जो मेन रीज़न था वो यही था कि भारतीय सरकार और भारत के कानून के अनुसार 1971 तक आप पाकिस्तान को एक शत्रु देश के रूप में नहीं दिखा सकते थे। बट इसमें एक ये भी कारण हो सकता है कि जैसे उर्दू की अगर हम बात करें तो उर्दू वॉज प्रीडोमिनेंट इन दैट एरा के, या अभी भी हम बात करें तो अभी भी काफ़ी हद तक उर्दू का हमें विमोचन दिखता है भारतीय फिल्मों में या हिंदी फिल्मों में। तो जो उर्दू का क्या था कि उर्दू कैसे आई, उसको आई थिंक उसको समझने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि जो पाकिस्तान बैशिंग है वहाँ तक हम कैसे पहुँचे थे। पाकिस्तान बैशिंग में क्या हुआ ना कि आप जैसे 1973 तक का हमने देखा, 1973 में पहली बार शत्रु देश के रूप में हिंदुस्तान की कसम फिल्म आती है, उसमें पाकिस्तान को शत्रु देश के रूप में दिखाया जाता है। उसके बाद आप देख लीजिए 1973 से लेकर 1999 तक छुटपुट
97 तक छुटपुट मेंशंस आपको मिल जाएंगे पाकिस्तान के। ऐसा नहीं है कि मेंशंस नहीं मिलते हैं, है ना। जैसे क्रांतिवीर फिल्म आई थी, उसमें एक डायलॉग था, ये हमारा पिस्सू सा पड़ोसी देश, ये हमारा पड़ोसी देश, पिस्सू सा पड़ोसी देश। ऐसा कुछ है। तो उसमें भी मेंशन नहीं था, पाकिस्तान शब्द का मेंशन उसमें भी नहीं था, बट एक आध डायलॉग इस टाइप का मिल जाएगा, हिंट दे दिया गया था सटल तरीके से। लेकिन ये इतना कम था ये 1973 से 1997 तक भी बहुत आपको ऐसे रेयर केसेस मिलेंगे, जैसे मैंने अभी एक बता दिया है। तो पाकिस्तान का नाम लेकर पाकिस्तान को एक शत्रु देश की तरह दिखाते हुए फिल्में उस समय भी नहीं बन रही थी। क्यों नहीं बन रही थी वो एक अलग विषय है जिस पर आगे हम डिस्कस कर सकते हैं इसी एपिसोड में। बट 1997 में चीज़ें चेंज हो जाती हैं जब बॉर्डर आती है। उसके बाद वो पुकार आती है, उसके बाद गदर आती है, उसके बाद माँ तुझे सलाम आती है, उसके बाद मेरे वतन के लोग, इस टाइप की कई फिल्में आती हैं जिनमें LOC, जिनमें हम पाकिस्तान की बैशिंग देख सकते थे। और ये जो है पाकिस्तान में ऐसा नहीं था, बट हमारे यहाँ पर ये फिल्में बहुत कम बनी होंगी, लेकिन पाकिस्तान में क्या था, पाकिस्तान में जैसे मैंने बताया कि 1948 में कश्मीर वाली वो बनी थी, कश्मीर हमारा है। 50 के दशक में भी बनी है, 60 के दशक में जैसे एक फिल्म आई थी, उसका मैं नाम भूल गया हूँ, अंदाज़ था, क्या नाम था। इसी तरीके से एक ये मुल्क हमारा, इस टाइप से कुछ फिल्म दी। मतलब कई फिल्में आप 60 के दशक में भी आपको मिल जाएंगी जो भारत को एक शत्रु देश के रूप में दिखा रही हैं। और हमारे यहाँ पर अकाल पड़ा हुआ था, हमारे यहाँ तो बाय लॉ नहीं बना सकते थे। ऐसा देखिए, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको पाकिस्तान को एक शत्रु देश के रूप में ही प्रेषित करना है लोगों को, या फिर क्या है। बट आई थिंक यहाँ पर जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि लोगों को क्यों पसंद है, राइट? लोगों को क्यों पसंद है, तो उसका एंगल ढूंढने के लिए हमें कहीं ना कहीं ये चीज़ें तो देखनी ही पड़ेंगी कि अकाल पड़ा हुआ था ऐसी फिल्मों का। और जितनी भी फिल्में पाकिस्तान बैशिंग की आई हैं वो ऑलमोस्ट सब एक बेकार फिल्म भी अच्छी खासा पैसा कमा के गई है पाकिस्तान बैशिंग से रिलेटेड। तो ये पाकिस्तान बैशिंग पसंद तो है लोगों को, राइट? उसका कारण भी है। तो इन कारणों को अगर हम जानने की कोशिश करें तो कारण बेसिकली मुझे जो लगता है वो ये लगता है कि पाकिस्तान जो है, हम पाकिस्तान के साथ संधि करने की बात करते हैं और पाकिस्तान पीछे से लड़ाई शुरू कर देता है। चाहे 99 की बात कर रहे हैं, चाहे हम 99 की बात करें तो 99 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बस यात्रा शुरू करी दो देशों के बीच में, और ये भी कहा कि हम जंग नहीं होने देंगे। कविता पढ़ी उन्होंने अपनी शैली में और कहा कि जंग नहीं होने देंगे, जिसको वहाँ पे पाकिस्तान में भी बहुत समर्थन मिला कि जंग नहीं होने देंगे, और पाकिस्तान ने भी कहा जंग नहीं होने देंगे। आई थिंक जंग नहीं होने देंगे, जंग बहुत महंगी, इस टाइप से कुछ था ना। हाँ, इस तरीके से कुछ उन्होंने अपनी कविता पढ़ी थी। अब उसके बाद मात्र 2 महीने के बाद भारत के लोगों ने देखा कि कारगिल पर अटैक हो चुका है, लड़ाई में हम पहुंच चुके हैं, खुंदक तो आएगी। अब उसके बाद उसके 1 साल के बाद गदर आ जाती है, कारगिल के 2 साल के बाद गदर आ जाती है। तो आई थिंक गदर जो थी वो पार्लियामेंट में जो अटैक्स हुए थे उसके बाद रिलीज हुई है, आई थिंक, है ना? हाँ। तो पार्लियामेंट में जो अटैक्स हुए हैं तो बहुत ही विभत्स घटना थी। उससे पहले हम 99 में जो है वो कारगिल देख चुके थे, और उसके बाद हमने पार्लियामेंट पे अटैक्स झेल लिए। उसके बाद गदर आनी है, हाँ। और उसमें पाकिस्तान बैशिंग हो रही है। तो वो जनमानस की बातें थी, जो जनमानस पाकिस्तान के बारे में बात कर रहा था नॉर्मल। हाँ। अगर मैं और आप बात कर रहे हैं तो हम ये बात आपस में पाकिस्तान की कर रहे हैं, लेकिन फिल्मों में कुछ अलग ही दिखाया जा रहा है। तो जब वो मन की बातें पर्दे पर दिखेंगी तो लोग उसके साथ कनेक्ट करेंगे, और कनेक्ट करेंगे तो उसको भर भर कर देखेंगे। और ऐसा नहीं था कि जैसे 99 में ही सब शुरू हुआ है, उससे पहले भी आप देखिए ये 93 में बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं। वो किए दाऊद वगैरह नहीं थे जो मुंबई में ही रहते थे, पर प्लानिंग तो कहीं ना कहीं तार तो कहीं ना कहीं ISI के कनेक्शंस थे उसमें। और वो भाग के भी कहाँ गए हैं, वो पाकिस्तान गए हैं भाग कर, है ना? आप दाऊद को अपने यहाँ पे 93 में ब्लास्ट हुए, उसके बाद भी कितने सारे जगहों पर क्या बोलते हैं उन्हें, जो
RDX पकड़ा जाता था। कई सालों तक पता नहीं कहाँ छोटे छोटे जगहों पर भी RDX पकड़े जा रहे थे। 99 में, फिर 99 में फिर सीधा कारगिल ही हो गया, 2001 में फिर सीधा पार्लियामेंट पे अटैक हो गया, 26/11 हो गया, 26/11 फिर 2008 की बात है। और इस दौरान कहीं ना कहीं कोई भारत का कोई बड़ा ऐसा सेंटर नहीं है जहां पर बम ब्लास्ट नहीं हुए थे उस पूरे कालखंड में, जिसमें हम आप हैदराबाद की बात कर लीजिए, वाराणसी की बात कर लीजिए, प्रयागराज की बात कर लीजिए, आप गुजरात में अहमदाबाद हो गए, गांधीनगर हो गए, दिल्ली हो गया, आपके जम्मू में कौन सा मंदिर था वो, जिसमें रघुनाथ मंदिर था, और आपके ये अक्षरनाथ मंदिर जो था उसमें बॉम्ब ब्लास्ट, उसमें आतंकवादी घुस गए थे। कोई ऐसा राम मंदिर पर जो है, जो राम जन्मभूमि है वहाँ पर अटैक का प्रयास किया गया, या फिर आप जो अयोध्या में हनुमानगढ़ी का मंदिर है वहाँ पर बम ही लगाकर चले गए थे। वो कभी न्यूज़ सामने लाई ही नहीं गई आज तक भी, और उसको किस तरीके से छुपाया गया ताकि जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो ना बिगड़े। तो ऐसे अनेकों एग्जाम्पल्स रोज़मर्रा के जीवन में, आपका जो भारत के सबसे बड़े इकोनॉमी के सेंटर्स जिनको हम बोलते हैं, भारत के बाज़ार जो होते हैं, उसमें काम धंधा करने वाला आम आदमी होता है, उनमें बम ब्लास्ट हो रहे हैं। गफ़ार मार्केट में मैं उन दिनों मुझे याद है कि जैसे मैंने अपनी जॉब स्टार्ट की थी तो मुझे कई बार जाना पड़ता था गफ़ार मार्केट में, तो मुझे घर से भी बोला जाता था कि भाई थोड़ा ध्यान से जाना। ऑफिस में भी बोल के भेजा जाता था कि भाई थोड़ा ठीक से जाना, ध्यान से जाना, बिकॉज वहाँ पर उन दिनों बम ब्लास्ट हुआ था गफ़ार मार्केट में। क्या था ना कि दिल्ली में ऐसा मतलब एक आधा ब्लास्ट नहीं होता था, सीरियल ब्लास्ट होते जैसे अहमदाबाद के साथ होते थे। अहमदाबाद में 17 ब्लास्ट एक साथ हुए, न्यू दिल्ली में 5 ब्लास्ट एक साथ हुए, सेम वाराणसी या प्रयागराज में भी हुआ था 7 ब्लास्ट एक साथ, पर सारी सरकारी ऑफिसेज में एक के बाद एक 5-5 मिनट के अंतराल में ब्लास्ट हो रहे थे। तो ये सीरियल ब्लास्ट हुआ करते थे। मुंबई में 7-8 ट्रेन में ब्लास्ट हुए थे। तो इस तरीके से सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं। भाई तो लगातार सीरियल ब्लास्ट, मतलब एक आधा भी नहीं। में आम आदमी के घर में बात ही हो रही है। आपके देश में फिल्में, वेडनेसडे जैसी फिल्में बनने लग गई हैं कि ये इतना कॉमन हो गया था बम ब्लास्ट जो था देश के भीतर, कि एक इंसान अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जा रहा है, काम करने जा रहा है, लोकल में चढ़ा है, मुंबई लोकल में चढ़ा है, वहाँ ब्लास्ट हो गया है, आने जाने का पता नहीं है, लेकिन लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। अगले दिन वो फिर उसी ट्रेन का उपयोग कर रहे हैं, डरते हुए कर रहे हैं। अगले दिन रोज़ उसी मार्केट में जाके अपनी दुकान खोल रहे हैं, चाहे डरते हुए कर रहे हैं, पर कर रहे हैं। सो ये आम आदमी की जो व्यथा है वो इस पूरे कालखंड में रही है, और वो कहीं ना कहीं वो घर में बात करता था, वो दोस्तों से बात करता था, तो इस व्यथा को वो सामने लाता था। और वो सेंटिमेंट्स जब किसी फिल्म में दिखते हैं, जो वो घर में बोल रहा है, जो अपनी दुकान पर बोल रहा है, जो अपने दोस्तों के सामने बोल रहा है, जो अपने परिवारजनों के सामने बोल रहा है, यदि वही सेंटिमेंट्स किसी फिल्म के पर्दे पर दिख जाएं तो उसको प्रेम मिलना वो निर्धारित है। चाहे वो टेक्निकली इतनी ब्रिलियंट, अभी अगर यदि आप कंपैरिजन करते हो गदर और लगान का, तो लगान टेक्निकली गदर से ऊपर थी, और लगान जो उसमें पेट्रियोटिज्म भी है, देशभक्ति भी है, ऐसा नहीं है कि देशभक्ति नहीं है, अच्छी खासी देशभक्ति है, परंतु उसके उपरांत भी गदर ने जो पैसा खींचा है उसका रीज़न यही है कि पाकिस्तान बैशिंग भारतीयों को पसंद है। और उसका रीज़न आई थिंक बहुत क्लियर है कि जो सेंटिमेंट्स आप बॉम्ब ब्लास्ट कर करके लोगों के भीतर आपने भर दिए, लोगों को अपनी ज़िंदगी का नहीं पता भाई। अपने परिवारजनों को आप कहीं भेज रहे हो तो आप बोल रहे हो कि भाई सावधानी से जाना, कोई ट्रेन सुरक्षित नहीं, कोई बाजार सुरक्षित नहीं, कोई जगह रेस्टोरेंट सुरक्षित नहीं, कोई बड़ा होटल सुरक्षित नहीं, आपने कुछ छोड़ा ही नहीं था। पर इसमें ना ये भी देखने वाला है कि जब ये बहुत सारे सीरियल ब्लास्ट जब हो रहे थे उस टाइम पे बॉलीवुड जो था वो पाकिस्तान के एक्टर्स को काम देना शुरू कर चुका था। ये वो एरा है, मतलब आप ये वो एरा है जब
आतिफ हिंदू टेररिज्म की वो चीजें आनी शुरू हो गई थी इधर से। ओम शांति ओम थी, वो ओम शांति ओम थी शाहरुख खान की फिल्म मैं हूं ना में आप हिंदू टेररिस्ट दिखा रहे हो जो कि आर्मी में काम करता है, और इंडियन आर्मी जो रोग हो गया है। हाँ, एक्चुअली इंडियन आर्मी का जो वो बंदा था वो हिंदू था, और वो ही टेररिज्म फैला रहा है एक तरीके से। तो आपने मैहुना से वो प्लेटफॉर्म सेट कर दिया था, फिर इधर से पॉलिटिक्स जो था वो पूरा हिंदू टेररिज्म के ऊपर घूम चुका था। होम मिनिस्टर तक ने ये बयान दे दिए थे, राहुल गांधी तक ने ये बयान दे दिए थे, तो सारी चीज़ें उस सेंट्रिक हो चुकी थी। और उस टाइम पे पाकिस्तान के एक्टर्स को हम लोग काम दे रहे थे। आतिफ असलम बड़े बड़े नंबर्स में दे रहे थे गाने। महेश भट्ट की तो ऑलमोस्ट सारी फिल्मों में एक पाकिस्तानी एक्टर या एक पाकिस्तानी सिंगर होता ही था। जौहर की फिल्मों में आने लगते थे, फवाद खान वगैरह उसी टाइम के दौरान इनको काम मिला है। या फिर आप आतिफ असलम ले लीजिए, आतिफ असलम के कितने बड़े बड़े सुपरहिट गाने रहे हैं। ऑफकोर्स जो राहत फ़तेह अली खान हैं उनके बड़े सुपरहिट गाने रहे हैं, बड़ी फिल्मों में लोगों ने पसंद भी किए हैं, ऐसा नहीं है पसंद नहीं किया, लोगों ने पसंद किए हैं उनके गाने। और टैलेंट है राहत फ़तेह अली खान में तो एटलीस्ट है, शफाकत अमानत अली खान में भी है, राहत फ़तेह अली खान में भी है। अच्छे सिंगर्स अच्छे मिलेंगे आपको पाकिस्तान के। पर जिस समय देश एक दंश को झेल रहा हो, उस समय यदि भारत में कमाई करके आर्टिस्ट करोड़ों की मात्रा में कमाकर पाकिस्तान में टैक्स देते हैं, और उस टैक्स के पैसे से पाकिस्तान जो है भारत में प्रायोजित टेररिज्म फैलाता है, तो क्या हम अपने, ये हमारी अपना दायित्व बनता है कि हम काम ना दें उस समय। हाँ, ये आई थिंक देश को स्वयं सोचना चाहिए कि किस बाकी देखिए जैसे शांति कालखंड चल रहा होता है, शांति कालखंड में जो सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम होते हैं उनका आदान प्रदान होना चाहिए, खेलों का आदान प्रदान अच्छे से होना चाहिए, सारी महोत्सव होने चाहिए। परंतु यदि युद्ध काल चल रहा है, और वो भी ऐसा युद्ध जिसमें बेसिकली आपके हाथ में एक ब्लेड है और आप उसको मारकर भाग जाते हो, सामने वाले को ब्लीड करते हो, जैसे कहना ना उसका आयूब खान का ये था कि विल ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। अब ब्लेड है आपके हाथ में, आप मार रहे हो और भाग रहे हो। जब इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, और उसके उपरांत भी आप उस देश के जो कलाकार हैं दे रहे हो, और फिर उनके लिए बैटिंग कर रहे हो कि ये तो आईपीएल का भी कुछ चला था उस समय। आईपीएल में भी इनको बहुत सारे आईपीएल में क्या था कि जब ये 26/11 की घटनाएं हुई थी, तो उसके बाद आईपीएल में पाकिस्तान के खिलाड़ियों को नहीं लिया गया था। उसके बाद आई थिंक 2009 में ऐसा हुआ था। 2009 में आईपीएल 2008 में तो खेले थे, 2009 में नहीं, 2009 में नहीं लिया गया था। और उसके बाद जो शाहरुख खान जी हैं उनको रोना भी आया था कि भाई ये गलत हो रहा है। सलमान खान ने कहा था, सलमान खान ने भी बयान दिया था इसके बारे में कि भाई पाकिस्तान के एक्टर्स को यहाँ पे काम करना चाहिए। और ये अभिजीत भट्टाचार्य ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, इसमें बहुत डिबेट्स हुई हैं, अभिजीत की तो बहुत डिबेट्स हुई हैं। अभिजीत भट्टाचार्य ने एक बहुत अच्छी बात ये बोली थी कि कोई बॉलीवुड का कोई एक्टर या डायरेक्टर या कोई भी बॉलीवुड से जुड़ा हुआ व्यक्ति कभी इन टेररिस्ट अटैक्स में पाकिस्तान की बुराई नहीं करेगा, वो टेररिज्म की बुराई कर देगा। लेकिन पाकिस्तान, जबकि टेररिज्म तो प्रायोजित बाय पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान की बुराई करो, पाकिस्तान की टेररिज्म उसमें भी रिलीजियस एंगल्स भी आ जाते हैं। उसमें अगर आप बारीकी से जाकर देखोगे उसमें रिलीजियस एंगल्स भी आ जाएंगे। तो ना रिलीजन की ना पाकिस्तान की, चल रिलीजन को एक घड़ी को छोड़ भी दीजिए, लेकिन पाकिस्तान तो प्रायोजित कर रहा है उस पूरे टेररिज्म को। तो पाकिस्तान के टेररिज्म को आप पाकिस्तान का टेररिज्म ना बोल के मात्र टेररिज्म बोल के पाकिस्तान को सेफ गार्ड कर रहे हो, तो वो चीज एक कहीं ना कहीं बिजनेस इंटरेस्ट भी हो सकते हैं कि भाई हमारी फिल्में उनके देश में लग रही हैं, तो हम बोलेंगे तो हमारी फिल्मों को बैन कर देंगे, और इस टाइप की बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। बहुत बड़ी ऑडियंस है पाकिस्तान में, बहुत बड़ी ऑडियंस है ऑफ कोर्स बॉलीवुड की। वो करोड़ों का धंधा है, करोड़ों का धंधा नहीं छोड़ना चाह रहे। और इसमें अभी जावेद अख्तर की एक स्पीच भी आई थी। जावेद अख्तर ने पाकिस्तान में जाके अभी क्या बोला कि भाई हमारे यहाँ पे नुसरत फतेह अली खान के बहुत शोज हुए, राहत फतेह अली खान के बहुत शोज हुए, और भी बहुत सारे लोगों के, गुलाम अली के बहुत शोज हुए, लेकिन क्या पाकिस्तान ने कभी लता मंगेशकर का कोई शो किया है वहां? नहीं किया। ये जावेद अख्तर ने वहां जाके बोला। आई थिंक ये
70s में आयूब खान था, कौन था, जियाउल हक था, क्या नाम था उसका मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है। मतलब इन दोनों थे पर अलग अलग कालखंड में थे, और उनमें से एक का ये बयान, आई थिंक जियाउल हक का ही है ये, लता मंगेशकर पर, कि लता मंगेशकर गाती तो बढ़िया है पर उनका शो पाकिस्तान में नहीं करवाया जा सकता, इस टाइप का। और वो बड़ा मतलब रिलीजन से जुड़ते हुए वो एक बयान आता है, और ये बेसिकली दिखाता है कि किस प्रकार से जो कट्टरता होती है वो इंसान को समाप्त कर देती है। उसने, जियाउल हक ने 70 और मेनली 80 के दशक में इतने मदरसे खुलवाए हैं पाकिस्तान के भीतर, इतने मदरसे खुलवाए हैं जिनसे कट्टरता भरते भरते तालिबान, आपने पूरे दुनिया को कट्टरता दी है एक तरीके से। आप ये लगा लीजिए, आपके आस पड़ोस में कट्टरता ऑलरेडी थी पर आपने उसको और फीड किया है। तो ये पाकिस्तान का हाल ये रहा है। अभी इसमें देखिए क्या है ना कि कोई भी चीज़ ऐसी बुरी नहीं है कि कोई पाकिस्तानी एक्टर यहाँ पर आकर कमाना चाहे, काम करना चाहे, वो दिक्कत नहीं है। पर दिक्कत युद्ध काल में है। आपने एक अनिश्चित युद्ध छेड़ा हुआ है भारत के प्रति, तो कैसे इन चीज़ों को जस्टिफाई किया जा सकता है। बिल्कुल। और जो हमने सेंटिमेंट्स की ऑलरेडी बात कर ली है कि किस प्रकार से सेंटिमेंट भारत के लोगों के ये हैं, वो अलग बात है कि उनको पता भी नहीं होगा कि राहत फ़तेह अली खान कौन है, किसने ये गाना गाया है, राहत फ़तेह अली खान ने गाया है, उसको बस गाना सुनना है, उसको अच्छा लगता है, दैट्स इट। बात वही है, बात सारी सेंटिमेंट्स की है, और सेंटिमेंट्स ही गदर जैसी फिल्मों को चलाते हैं, और जो सेंटिमेंट जो वो सोच रहे हैं वो पर्दे पे दिख रहा है तो वो चल रही है। बट इसमें ये भी बात आ जाती है ना कि जो इस टाइप की फिल्में हैं वो इतनी कम क्यों बनी हैं। हाँ, उसमें आप अब क्या रीज़न दोगे आप इसमें भी, यदि अब पता नहीं, लोगों को शायद ये चीज़ें पता ही नहीं है कि क्यों इतनी कम फिल्में बनी हैं, जबकि इनका मॉन्यूमेंटिंग इतिहास है। हाँ। पूरी फिल्म इंडस्ट्री को, ये इतिहास को यदि आप देखें तो पाकिस्तान बैशिंग जिन फिल्मों में हुई है वो गजब का पैसा कमा के गई हैं। हाँ। फिर भी इतना पैसा कमाने के बाद भी बहुत कम फिल्में बनाई गई हैं। या तो आप मनी माइंडेड नहीं है, जबकि सब जानते हैं कि बॉलीवुड मनी माइंडेड है, उनको पैसा चाहिए। हाँ। लेकिन फिर भी इतनी कम बनाई है, तो कहीं ना कहीं कोई दूसरा कारण भी होगा इसका। दूसरे भी कारण ऑफ कोर्स होंगे ही, और आई थिंक इसके जो मेन रीजंस है ना वो इतिहास में जाते हैं। यदि हम किसी बॉलीवुड की फिल्मों का इतिहास देखें तो आई थिंक 1913 में पहली फिल्म 1913 में पहली फिल्म आती है राजा हरिश्चंद्र जी के ऊपर, और वो बनाते हैं कौन? दादा साहिब फाल्के। अब दादा साहिब फाल्के मतलब बॉलीवुड के लिए बहुत सम्माननीय नाम है ये। उनके जो सबसे बड़े अवार्ड्स होते हैं वो दादा साहिब फाल्के जी के नाम पे ही होते हैं। अब दादा साहब फाल्के जो हैं वो 1913 में राजा हरिश्चंद्र बनाते हैं। उसके बाद वो 1914 में एक फिल्म देखते हैं जीसस क्राइस्ट के ऊपर, जो ब्रिटिशर्स ने बनाई होती है। अब वो फिल्म देखने के उपरांत दादा साहिब फाल्के का बयान आता है कि भाई इस प्रकार की फिल्में हमें राम जी और कृष्ण जी के भी ऊपर बनानी चाहिए। और उसके बाद 1917 में वो राम जी के ऊपर एक फिल्म बनाते हैं। फिल्म बहुत बड़ी हिट होती है, लंका दहन ना। हाँ। उसमें सिर्फ ये लंका कांड को, हाँ, रामायण के लंका कांड को उसमें जो है सामने रखा जाता है, और वो मूक फिल्म थी और वो बहुत बड़ी हिट फिल्म थी। फिर उसके बाद वो इसी प्रकार से अन्य उस फिल्म वो आई थिंक पहली ऐसी फिल्म थी जिसके एक्स्ट्रा शोज रात को भी चलाए गए थे। हाँ। वो 1917 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। लंका दहन नाम था फिल्म का, और बड़ी उस समय की ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। और ये एक क्रम था। मुझे जो हम इस पूरे टॉपिक पर रिसर्च कर रहे थे तो हमने ये चीज़ देखी थी कि 1920 से लेकर 1930 के दशक में अनेकों ऐसी फिल्में आपको मिलेंगी। आप मैक्सिमम देखोगे ना 80% जो फिल्में थी उनका नाम संस्कृत में आपको दिखेगा, या फिर शुद्ध हिंदी में आपको दिखेगा। हाँ। तो संस्कृताइज्ड हिंदी जिसको आप बोल सकते हो, उस टाइप के नाम आपको दिखते हैं मैक्सिमम फिल्मों के। दादा साहिब फाल्के की जितनी भी फिल्में आप देखोगे उनमें मैक्सिमम में आप ये देखोगे कि उनमें बीच में लिखा आता है कि ये जो फिल्म है ये इंस्पायर्ड बाय हिंदू एपिक है। कोई किसी एपिक का नाम लिखा होता है, महाभारत से, उससे हमने इसको इंस्पायर किया है। और दादा साहब फाल्के ही नहीं, उस समय की जब हम इस पे टॉपिक पर रिसर्च कर रहे थे तो एक चीज़ हमें ये देखने को मिली थी कि 1920, 21, 22, 23, 24, 25 ये 5-6 साल तो ऐसे थे जिसमें अधिकांश
फिल्में जो थी वो हिंदू एपिक्स के से ऊपर ही इंस्पायर्ड होकर बन रही थी। और नाम जो होते थे फिल्मों के वो प्रॉपर हिंदी के होते थे। और उसके बाद जब हम जाते हैं उसके आगे 1930 तक, उसमें भी आई थिंक 40 to 50% फिल्में जो थी वो हिंदू एपिक्स से इंस्पायर्ड होकर बन रही थी। बाकी थोड़े लव स्टोरीज वगैरह इस टाइप के भी एंगल हो गई थी, और उन लव स्टोरीज में थोड़ा बवाल भी मचा था, और वो उस टाइम के अनुसार जो होता है वो था भी, तो वो बवाल भी हुआ था। बट तब लव स्टोरी क्या है ना कि सारी फिर मूक फिल्में थी, मूक फिल्में थी ये सारी। फिर उसके बाद बोलती हुई पहली फिल्म आती है जिसका नाम होता है आलम आरा। अब जो आलम आरा का सीन बनता है, आलम आरा बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है कि उर्दू नाम है, और फिल्म के जो संवाद हैं या फिल्म जो लिखी गई है वो उर्दू भाषा ही प्रतीत होती है। फिर जिसको उस समय हिंदुस्तानी बोल दिया जाता था, पर हिंदुस्तानी वो एक्चुअली में नहीं होती थी, उसमें आपको उर्दू ही मिलेगी, मैक्सिमम उर्दू मिलेगी। हाँ, मैक्सिमम उर्दू ही मिलती थी। तो वो जो फिल्म लिखी थी वो उर्दू लेखकों ने लिखी थी। अब वो पहली बोलती फिल्म थी, तो बोलती फिल्म एक बेसिकली उस समय का एक रेवोल्यूशन था भारत में। यदि आप पुरानी फिल्मों से कंपेयर करें, एक चित्र चल रहा है सामने, अब सामने बोलने लग गए हैं लोग, तो एक रेवोल्यूशन था। और रेवोल्यूशन की शुरुआत उर्दू से हुई थी। तो इसके बाद आप जितने भी लेखक देखते हैं भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में, वो आपको साहिल लुधियानवी और उर्दू लेखक ही मिलेंगे, A to Z। हाँ, उर्दू में ही लिखते थे, उर्दू में ही सोचते थे, उर्दू में ही बातचीत करते थे। अब बेसिकली आप ये देखिए कि जो व्यक्ति जो है स्क्रिप्ट उर्दू में लिख रहा है, वो संवाद भी उर्दू में ही लिख रहा है, संवाद उर्दू में आ रहे हैं, तो जो एक्टर है उसको बोलने भी उर्दू में ही है। तो उर्दू इतनी इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज हुआ करती थी इवन टिल 70s, 1970 तक भी, के जो ऑडिशन हुआ करते थे एक्टर्स के, वो उर्दू में उनका जो डायलेक्ट होता है जिसको तफल्लुस या तलफ्फुस वटेवर जो भी बोलते हैं, लिंगो, वो प्रॉपर होना चाहिए था। इवन आप ये देखिए कि लेजेंडरी लता मंगेशकर जी, उनको भी काम एक बार इस वजह से नहीं मिला बिकॉज दिलीप कुमार फाउंड कि भाई ये तो मराठी लड़की है और इनकी जो उर्दू है ना वो बड़ी दाल भात की तरह होती है। ये दिलीप कुमार, यूसुफ खान जो हैं, उनका बोला गया ऑफिशियल डायलॉग, ऑफिशियल स्टेटमेंट है, राइट। सो इस वजह से ऐसा भी हुआ था कि 13 साल तक करीब जो है लता जी और जो यूसुफ खान जी के बीच में बात नहीं हुई थी। और लेकिन इसमें एक बात ये आ जाती है ना कि उस टाइम का तो सब कुछ ही उर्दू में था। मतलब अगर जो सबसे बड़ी मैगजीन थी बॉलीवुड की, जो हिंदी फिल्मों के बारे में बात करती थी, वो उर्दू में छपा करती थी। उसका नाम शमा था। और एक सिर्फ शमा ही नहीं थी, और भी कुछ मैगजीन्स थी जो बेसिकली उर्दू मैगजीन्स ही थी, और अच्छी खासी मात्रा में वो बिकती थी। हिंदी की कोई आई थिंक मैगजीन ही नहीं थी, या फिर आई थिंक अंग्रेजी की मैगजीन छपा करती थी। उर्दू की ही मैगजीन वो सबसे फेमस थी। तो फिर बॉलीवुड में फिर आप आगे देखते हो तो हिंदी का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया जाता है। मतलब जैसे एक गाना है जिसमें जो विनोद खन्ना का गाना है, जिसमें वो पंडित बने हुए हैं, धोती कुर्ता पहना हुआ है, पीछे शिखा है, और वो कह रहे हैं आप अगर आदेश करें तो प्यार का हम श्री गणेश करें, और पूरा कॉमिकल गाना, पूरा जोकर टाइप का बना दिया की तरह दिखाया हुआ है। और कई बार मुझे लगता है कि इस चीज़ के खिलाफ, बिकॉज क्या है ना कि उस समय के अधिकांश गाने जो हैं वो उर्दू लेखक ही लिख रहे थे, और गाने सुनने में बहुत अच्छे थे, बहुत मधुर थे, सारी चीज़ें थी। रफ़ी साहब गा रहे थे, किशोर कुमार गा रहे थे, वो सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, कलाकार सारे बढ़िया हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पोइट्री भी अच्छी है। पर वो बायस जो एक लैंग्वेज के अगेंस्ट था या एक लैंग्वेज को बड़ा दिखाने के लिए था, वो बायस हमें हमेशा दिखाई दिया। हाँ, जब आप देखते हैं ना कि उस समय के जो लेखक थे, जो हम 40 के दशक से ही शुरू कर दें, या फिर म्यूजिशियंस भी थे, उनके गाने जो थे वो उस संस्कृति को या उस कल्चर को दिखाते थे जिस कल्चर में वो विश्वास करते थे, चाहे वो रिलीजियस कल्चर हो, चाहे वो
ज़मीन से जुड़ा हुआ कल्चर है, वो उस चीज़ को दिखाते थे। जैसे कि आप जैसे काफिर जैसे शब्द हो गए, है ना, काफिर जैसे शब्दों का प्रयोग कितना किया जाता था, आज तक भी हो रहा है काफिर जैसे शब्द। अब काफिर एक गाली की तरह है, जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके लिए गाली की तरह है। तो उसका प्रयोग बड़ा काफिर हसीना एंड ऑल इस टाइप से 50 जगह उसका प्रयोग मिलता है। अब गाना एक नया ही गाना है, उसमें एक लाइन आती है, मैं मंदिर क्यों जावा मेरा यार खुदा है, और पूरे गाने में हर्फ अल्लाह इश्क अल्लाह, हर्फ अल्लाह इश्क अल्लाह, ये चल रहा है अभी का गाना है। बिल्कुल ऐसा ही है, पूरे गाने में अल्लाह 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 हो रहा है, और वो कह रहा है कि मैं मंदिर क्यों जावा मेरा यार खुदा है, मैं मस्जिद क्यों जावा नहीं बोल रहा है। हाँ, तो ये दिस इज अ वेरी, और वो जो आई थिंक ये उसका कौन सी मिल्खा सिंह वाली फिल्म का गाना है ना, या किसी और फिल्म का गाना है, मुझे फिल्म चलो जो भी है, बट आई थिंक मुझे लगता है कि जो इसमें इस गाने में किरदार निभा रहा है व्यक्ति, वो आई थिंक हिंदू है या सिख है, इतना मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है। तो ये तो खैर चलो बड़ी ही स्ट्रेंज सिचुएशन इन लोगों ने पैदा की है, एक कल्चरली ये सारी चीज़ों को रखते हुए। बट अगर हम 40, 50, 60 के दशक में देखेंगे तो रिलीजन पर अटैक थोड़े कम थे, कल्चरल जो प्रमोशंस थे, लैंग्वेज के कल्चरल या रिलीजियस प्रमोशन वो ज़्यादा थे, अटैक्स कम थे। बट जैसे आप अमोल पालेकर की एक फिल्म देखते हैं, वो 60-70 के दशक में वो स्थितियाँ बदल गई, आपको रिलीजियस अटैक्स भी बहुत मिलने लगे आपका। जैसे वो अमोल पालेकर थे या जो भी थे, गोलमाल में कौन थे, अमोल पालेकर ही थे। हाँ, तो उनका उसमें फिल्म में डायलॉग आता है कि भाई वो शीशे के सामने खड़े होते हैं, दर्पण के सामने खुद को देख रहे होते हैं और लड़की से मिलने जा रहे होते हैं। वो कहते हैं कि भाई मुझे तुमसे मिलने की इच्छा है। फिर अचानक से बुरा सा मुंह बनाकर बोलते हैं कि इच्छा गलत नहीं आता। हाँ, इच्छा नहीं, तमन्ना। तो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मीनिंग ऑफ दैट डायलॉग वॉज कि इच्छा हिंदी का जो शब्द है हिंदी का शब्द है, हाँ वो एक नीचा शब्द है। हाँ, वो तमन्ना अच्छा शब्द है, तमन्ना इज अ बेटर, तमन्ना अगर आप बोलते हो, तमन्ना अगर आप बोल रहे हो तो आप एक विदूषक लग रहे हो, विद्वान लग रहे हो। हाँ, और ये बात आप वैसे भी देखो ना, मतलब जो भी हिंदू या जो भी हिंदी बोलने वाला, शुद्ध हिंदी बोलने वाला कैरेक्टर होता है, वो हमेशा जोकर की तरह दिखाया जाता है। ये अभी आप कपिल शर्मा शो देखना, अभी ये सारा अली खान और विकी कौशल ये दोनों आए थे हब्स पे। तो उसमें कपिल शर्मा शो में विकी कौशल और सारा को कहा कि भाई ये डायलॉग हम दे रहे हैं आपको, इसको आप उर्दू में बोल के दिखाइए। तो सारा अली खान उसको उर्दू में बोल के दिखाती हैं, तो सारे के सारे जो दर्शक दीर्घा में लोग बैठे होते हैं और कपिल शर्मा जो होते हैं वो कहते हैं कि वाह वाह, क्या मतलब इतना एटिकेट, इतना सलीका, इतना ये इतना वो। उस डायलॉग को सुनने के बाद फिर एक दूसरा डायलॉग देते हैं, उसको शुद्ध हिंदी में बोलना होता है, और अभी मात्र विक्की कौशल सारा अली खान को बोलते हैं, प्रिय मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। इतना ही बोलने पे पूरी दर्शक दीर्घा हंस जाती है। और ये ना, ये मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक नैरेटिव ऐसा बनाया गया है, जबकि देयर आर सॉन्ग्स जो कि प्रॉपर हिंदी में आपको मिलेंगे, जो कि जैसे कि कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, नहीं उसमें आपको कहीं ना कहीं वर्ड मिलेंगे, बट कहीं ना कहीं जो एक गाना था वो अभी लंदन ड्रीम्स का, सा बदन चंचल चितवन भी एक गाना था, उसमें आपको थोड़ा दिखते हैं हिंदी के प्रॉपर शब्द। तो ये बड़े सुपरहिट गाने हैं। बट क्या है ना कि यदि आप एक लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे हैं, ग्रेट, बट अगर आप लैंग्वेज को नीचा दिखा रहे हैं, दूसरी लैंग्वेज को नीचा दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिर दूसरा समाज भी जो होता है वो कहता है भाई ये तो गलत हो रहा है, हाँ, ये तो गलत चीज़ हो रही है। सो ये जो है, ये भावनाएं जो हैं वो सामने आ जाती हैं। और कहीं ना कहीं जो 50, 60, 70 और इस टाइप का जो दशक था, उसमें ये सारी चीज़ें हुई हैं, अच्छी खासी मात्रा में हुई हैं। और इस वजह से आपको दिखेगा एक कल्चर का प्रमोशन उस कल्चर से जुड़े लोगों के द्वारा। आप देखो ना, मदर इंडिया जिन्होंने लिखी है, हालांकि वो रिप्रेजेंटेशन ही गलत है। जो उसमें विलेन बना है लाला, उसको साहूकार दिखाया है एक बनिए के रूप में, बट जो रिप्रेजेंटेशन है वो एक ब्राह्मण वाला है। वो जो भगवा धोती के साथ और चोटी के साथ, वो रिप्रेजेंटेशन वो पंडित वाला है। इनको इतनी अकल नहीं है
इतनी भी अकल नहीं थी। और जो उस फिल्म के एक लेखक थे, फिल्म के बाद वो पाकिस्तान चले गए थे। इसी प्रकार से गंगा की सौगंध आ गई थी। गंगा की सौगंध 1976, 7, 8 ऐसे कुछ साल में आई थी वो फिल्म। उस फिल्म को देखिए, उसमें भर भर कर हिंदू बैशिंग है, भर भर कर। अगर आप देखोगे ना उस फिल्म के कटे हुए सीन्स जो हैं वो जेम्स ऑफ बॉलीवुड में मिलते हैं आपको, उनके ट्विटर हैंडल पे यदि आप देखेंगे तो आपको उसमें मिलते हैं वो सीन्स। इतनी भयंकर हिंदू बैशिंग है। और वो फिल्म जो है, उस फिल्म को बनाने के बाद आई थिंक वो लेखक थे या निर्देशक थे, वो पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान में मरे हैं 1990s में फिर वो। सो ये बड़ी एक स्ट्रेंज चीज़ है। अब इसको यदि हम समराइज़ करें तो कुछ लोग जो एक पर्टिकुलर कल्चर में, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में, एक और उस लैंग्वेज से उपजे संस्कृति में विश्वास रखते हैं, उस संस्कृति को ही प्रमोट करेंगे फिल्मों के थ्रू। बिल्कुल, राइट। और कोई उस वजह से जब आती है ना तो वो अपने साथ एक कल्चर को लेके ही आती है। हाँ, और उस वजह से उसकी वो कल्चर अलग छोड़ देगी और लैंग्वेज आ जाएगी। तो आपको कहाँ से पाकिस्तान बैशिंग देखने को मिलने वाली है? फिर नहीं मिल सकती ना। ऊपर से कानून भी ऐसे ही थे, बट पॉलिटिक्स भी ऐसी थी, अपीजमेंट पॉलिटिक्स थी, और इस वजह से ऐसी फिल्में नहीं बनती थी। बट एक बहुत बड़ा और कारण है इसका, जो कि आपको 80s में अधिक देखने को मिलता है। क्या हुआ था कि एशियन गेम्स वगैरह जो थे वो भारत में, दिल्ली में हो रहे थे। 82 की बात मैं कर रहा हूँ। और उस समय लोगों के घरों में टेलीविज़न आने शुरू हो गए थे। उससे 4-5 साल पहले ही आने शुरू हो गए थे आई थिंक, जितना मुझे इसका ज्ञान है। धनाढ्य लोगों के पास ज़्यादा थे। हाँ। बाकी कम नॉर्मल आम परिवार भी थोड़े, हाँ, 82 के बाद थोड़े थोड़े आने लग गए थे लोगों के पास। और उस वजह से क्या हुआ था कि जो फिल्म स्टार्स होते थे उनकी रीच बढ़ गई थी और उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी। और उस वजह से उन्होंने जो अपनी फिल्म की फीसेस थी वो 5-5, 4-4, 3-3, 2-2 गुना बढ़ा दी। अब फिल्म का बजट जो है प्रोड्यूसर के सामने वही होता था, है ना। और फिल्म के लिए उस समय लोन नहीं ले सकते थे। रीज़न बीइंग कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को एक इंडस्ट्री का दर्जा दिया ही नहीं गया था। अब आपके पास एक इंडस्ट्री का दर्जा नहीं है ना, तो आपको लोन नहीं मिल सकता, ना बैंक्स देंगे आपको, ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं बाकी वो कोई और, वो भी आपको लोन नहीं देगा। तो आप बेसिकली, आपका बजट बढ़ गया क्योंकि आपके स्टार्स जो हैं वो भाई कई गुना पैसा मांग रहे हैं आपसे, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई टीवी के आने से। तो इस वजह से फिल्मों का बजट बढ़ गया, और फिल्मों का बजट बढ़ गया तो पैसा लाएं कहाँ से आगे? तो यहाँ से अंडरवर्ल्ड जो है ना उसका पैसा घुसना शुरू हो जाता है फिल्मों में। जब आई थिंक हाजी मस्तान वॉज द फर्स्ट वन जिसने फिल्मों में पैसा लगाना शुरू कर दिया, फिल्मों में पैसा देना शुरू कर दिया। और उसकी जो हाजी मस्तान की गर्लफ्रेंड थी वो भी किसी फिल्म में आई थी, कई फिल्मों में उसने कुछ छोटे मोटे चीज़ें की हैं। सो ये हाजी मस्तान से शुरू होता है, बट इसको एक अलग ऑर्गेनाइज्ड रूप, हाँ, वो दाऊद ने दिया। हाँ, बेसिकली ये लगा लो कि हाजी मस्तान एक चिंदी चोर था और जो जोकर था वो दाऊद इब्राहिम था। उसने ऑर्गेनाइज कर दिया पूरे क्राइम सीन को। और बॉलीवुड में आप ये लगा लीजिए कि 80 के दशक में, अभी क्या है ना, 2008 में रैंड रिपोर्ट आई थी, या 2008 या 9 में, और 2011 या 12 में विकीलीक्स आए हैं। इनको आप पढ़ के देखिए, वो आपको बताएंगे किस तरीके से बॉलीवुड ने कब्जा किया हुआ था, बॉलीवुड पर कब्जा किया हुआ था अंडरवर्ल्ड ने। और 80 के दशक में आप ये लगा लीजिए कि दाऊद का पैसा लग रहा था, डी कंपनी का पैसा लग रहा था बॉलीवुड की फिल्मों में। और उसके बाद इन लोगों ने जो कास्टिंग होती है फिल्म की, जो स्क्रिप्टिंग होती है फिल्म की, कौन काम करेगा फिल्मों में, इस टाइप की चीज़ों पर निर्णय लिए हैं। ये सारा कुछ रैंड रिपोर्ट में मिलता है कि कास्टिंग से लेकर स्क्रिप्टिंग तक इन लोगों की तूती बोलती थी। ये लोग डिसाइड कर रहे होते थे ये इस एक्टर को काम मिलना चाहिए। और इसका प्रभाव आई थिंक ये हुआ, एक बार एनडीटीवी ने एक डिबेट कराई थी। डिबेट में उन्होंने क्या कराया कि डिबेट का जो निष्कर्ष निकला वो ये निकला कि पहले क्या होता था, पहले
यूसुफ खान को अपना नाम बदल के दिलीप कुमार करना पड़ता था। हाँ। लेकिन शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, इनके बाद ऐसा हो गया कि हिंदू लोग जो थे वो अपना नाम बदल के खान टाइप का कुछ रख रहे थे और उसके बाद इंडस्ट्री में जा रहे थे जो स्ट्रगलर्स हो रहे थे। तो उन्होंने ये इसके ऊपर एक कवरेज करी थी और ये दिखाया था कि देखो अब कितना अच्छा हो गया, अब कितना चेंज हो गया। आप खुद देख लीजिए ना, भारत के जो 90s के सबसे बड़े स्टार थे वो कौन थे? तीनों खान ही थे। आज तक भी वही हैं। आज तक भी वही हैं। इनके बाद कोई सबसे बड़ा सुपरस्टार आया नहीं है ना। शाहरुख खान का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि आई विल बी द लास्ट सुपरस्टार ऑफ बॉलीवुड, मेरे बाद कोई मेरे जितना बड़ा सुपरस्टार नहीं होगा। अब देख लीजिए कि किस तरीके से ये स्टार्स बने हैं, नहीं बने हैं, कोई नहीं जानता। नोबडी नोज। हो सकता है कि सारा कुछ टैलेंट बेस्ड ही हो सकता है कि जो जिन चीज़ों पर हम बात कर रहे हैं उन चीज़ों से रिलेटेड हो, कोई नहीं जानता इन चीज़ों को, तो उसमें तो आई थिंक पढ़ना नहीं चाहिए। पर ये अंडरवर्ल्ड की कहानी थी और ये बेसिकली ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ फिल्मों में पैसा फूंक कर उससे कमा कर और ये सब कर रहे थे। 93 के बाद दाऊद तो भाग गया था यहाँ से, है ना। 98 में फिल्म इंडस्ट्री को जो है दर्जा भी मिल गया था इंडस्ट्री का। तो उसके बाद लोन वगैरह की जो स्कीम्स थी वो भी शुरू हो गई थी। फिर ये 2001 में आई थिंक चोरी चोरी चुपके लेकर आए हैं। 2003 में आई ना? नहीं 2001 या 2 में ही आई थी, तो जितना मुझे याद आ रहा है। तो उस फिल्म में देख लीजिए कि किस तरीके से, उससे पहले जो ऋतिक के फादर हैं राकेश रोशन, उनको गोली मार दी गई थी। गुलशन कुमार का भी बड़ा पंगा हुआ था और मतलब गोली मार दी गई थी गुलशन कुमार का। तो ये था ना कि गुलशन कुमार ने तो बॉलीवुड को रेवोल्यूशनाइज कर दिया था एक सनातन की ओर। उन्होंने इतने भजन बनाए उन्होंने। हाँ, और टी सीरीज का जो लोगो था ना उसमें शेरावाली माता दिखाई देती थी पहले। हाँ, राइट। अब नहीं दिखाई देती वो। राइट, वो कहीं ना कहीं उनका तो एक अलग ही एंगल है। गुलशन कुमार के से रिलेटेड जो एंगल था वो तो कुछ अलग ही कहानी कहता है। उस पर आई थिंक हमें एक पूरा पॉडकास्ट उस पर हो जाएगा, इतनी बड़ी वो कहानी है। बट मेन जो नैरेटिव है इस पूरी स्टोरी से वो यही निकलता है कि बॉलीवुड के ऊपर दाऊद गैंग का कब्जा रहा है और ये भारत से भाग गए। उसके बाद भी ये आई थिंक अरब वर्ल्ड में अल मंसूर प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी खोलकर उसका अनीस इब्राहिम जो है दाऊद का भाई वो चला रहा था, वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन देख रहा था बॉलीवुड की फिल्मों का। या फिर पायरेसी देख लो, पाकिस्तान में एक सदाफ नाम की कंपनी हुआ करती थी, उसको खरीद लिया इन लोगों ने और वहाँ से फिर ये चलाने लग गए। उसके बाद उसका सदाफ जो है, हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन सदाफ वालों का इतना ज़बरदस्त था कि आज फिल्म रिलीज हो रही है, कल वो केबल पे होती थी। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इतना तगड़ा था कि हर गली नुक्कड़ पे वो 10 रुपए की सीडी आपको मिल जाती थी और वो भी विद इन डेज आपको हर जगह मिल रही होती थी। केबल वाले फिल्म लगा देते थे, सारी फिल्में इतना नुकसान झेल रही होती थी पायरेसी की वजह से। इतनी सदाफ की वो सीडियाँ होती थी। अब हम जब छोटे थे तो केबल पे वो फिल्में आती थी तो साफ साफ सदाफ उस पर लिखा होता था, है ना। तो वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया का तो हम बोल सकते हैं कि नॉर्दर्न पार्ट में तो ये वेल एस्टेब्लिश्ड चैनल था। साउथ में या फिर मुंबई साइड में भी ऑफ कोर्स होगा ही, बट कितना कामगार था कितना नहीं था वो नहीं कहा जा सकता है। बट नॉर्थ में तो ये अच्छा खासा इनका दबदबा चलता था और ये पायरेसी का पूरा इन्होंने कंट्रोल लिया हुआ था अपने हाथ में। तो आप ये ले लो कि फिल्म की फंडिंग से लेकर, डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर, पायरेसी से लेकर, इन्होंने कोई काम ऐसा छोड़ा नहीं जिससे इन्होंने पैसा नहीं बनाया। हाँ, बॉलीवुड से रिलेटेड चीज़ों में पैसा नहीं बनाया हो। लेकिन इसके अलावा ये भी था ना कि दाऊद ने तो बहुत कुछ किया और उसके बाद उसको जो स्थान मिला वो पाकिस्तान में जाके मिला। पाकिस्तान के बड़े बड़े लोगों ने दाऊद के साथ रिश्तेदारी जोड़ी और हमने उनको काम दिया है। हम जब वो रिश्तेदारी जोड़ रहे थे दाऊद के साथ तब हम उनके लोगों को यहाँ पे काम दे रहे थे। और ऐसे में भाई आप गदर लेके आओगे। हाँ, तो वही बात होगी ना, फिर सारी बात वहीं पर आ गई कि आप बेसिकली लोगों के जो सेंटिमेंट्स थे वो जुड़ गए गदर के साथ, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो दूसरी चीज़, बॉलीवुड ने या फिर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने ये फिल्में क्यों नहीं बनाई, उसके मल्टीपल रीजंस निकल कर आए हैं इतिहास से। यदि हमने देखा है तो ये भी हो गया ना। अभी अक्षय कुमार ने 2007 में आई थिंक ये 2004 में या 2007 में एक स्टेटमेंट दी थी कि मैं पाकिस्तान बैशिंग के डायलॉग्स नहीं बोलूंगा। जॉन इब्राहिम ने भी बोला ऐसा। 2003 में ये फिल्म आई थी आई थिंक, ऐ मेरे वतन कुछ तो थी, मेरे वतन के लोगों। हाँ, अमिताभ बच्चन कुमार और अमिताभ बच्चन की फिल्म थी, मेरे वतन के लोगों।
जो भी थी, अब तुम्हारे हवाले अब वतन। तुम्हारे हवाले वतन साथियों, तो वो फिल्म थी और उसमें स्पष्ट रूप से अक्षय कुमार का ये बोला है कि भाई पाकिस्तान वाले डायलॉग हटा लो, पाकिस्तान के ऊपर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, नहीं तो फिल्म छोड़ दूंगा। 2007 में जॉन इब्राहिम ने भी यही किया है। अब इसमें देखिए कुछ ऐसा नहीं है कि ये कुछ गलत चीज़ है, आप किसी देश के विरुद्ध नहीं बोलना चाहते, वो आपका एक पर्सनल डिसीजन हो सकता है, बट हम एक कल्चर पे बात कर रहे हैं कि किस प्रकार का कल्चर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में रहा है और उसको किस तरीके से डेवलप किया गया है। इसके विरुद्ध देखो ना, इसके विरुद्ध देखो पाकिस्तान में तो हिंदू कुत्ता जैसे डायलॉग्स आ जाते हैं। 50 जगह पे हम पाकिस्तान को कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, वो पूरे हिंदू समाज को, जबकि वहाँ पर 50-1 लाख हिंदू तो अभी भी रहता है, अभी भी रहते हैं, और उस टाइम पे तो काफी बड़ी पॉपुलेशन में थे। हाँ, हो सकता है उस समय और थोड़ी अधिक हो, बट 50 लाख हिंदू तो अभी भी वहाँ पर रह रहे हैं, तो 50 से आई थिंक कुछ ज़्यादा ही हैं। तो अब ये सारी जब सिचुएशंस पैदा हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं दिखता है कि मतलब आप बेसिक जो रीजंस हैं कि बॉलीवुड ने क्यों पाकिस्तान के ऊपर फिल्में नहीं बनाई, वो 40 के दशक से ही शुरू हो जाते हैं, वो आला मारा से ही एक तरीके से शुरू हो जाते हैं, आप ये लगा लीजिए। और किन लोगों का बॉलीवुड पर कब्जा रहा है, किन लोगों, वो किस संस्कृति से, किस तरीके से उनकी सोच, वो सारी चीज़ें, वो रीजंस हैं। और ऐसा नहीं है कि देखिए जनरलाइज करना ठीक नहीं होता किसी भी चीज़ को, क्योंकि इन्हीं फिल्म इंडस्ट्री से आपको बॉर्डर भी मिली है, गदर भी मिली है उसी से, और इन्हीं फिल्म इंडस्ट्री से आपको उरी जैसी फिल्में भी नहीं। अब पर्सनली मेरे को उरी जैसी फिल्में अधिक पसंद हैं, बट लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं बिकॉज ऑफ सो मच ब्लड जो भारत की सड़कों पर बिखरा है, भारत में जगह जगह पर उसे उछाला गया है और ये आम लोगों का बिखरा है, तो वो जो सेंटिमेंट्स हैं वो गदर के साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि वो घर में भी यही बोलते हैं पाकिस्तान को तो कर दो। वो PKM के भी सबसे बड़ा हैशटैग चला है। राइट। तो ये छोटे सेंटिमेंट्स नहीं है, ये जिन आम लोग ऑफ कोर्स रिलेट करेंगे। आम लोग मरते हैं तो आम लोग रिलेट करते हैं, और उनकी मजबूरी होती है कि उन्हें अगले दिन उसी ट्रेन में जाना होता है जिस ट्रेन में कल ब्लास्ट हुआ था, अगले दिन वो उसी ट्रेन में फिर से जा रहे होते हैं। और उन्हीं सेंटिमेंट्स के चलते देख लो जो अवेयरनेस डे फिल्म आई थी, वो उन्हीं सेंटिमेंट्स के चलते ही बनी है ना। बिल्कुल। हाँ, तो आई थिंक आपको पता चला होगा कि किस प्रकार से ये सारी स्टोरी रही है, बॉलीवुड का इतिहास रहा है। पाकिस्तान से रिलेटेड फिल्में कम क्यों बनती थी, पाकिस्तान को शत्रु देश के रूप में क्यों नहीं दिखाया जाता था, और पाकिस्तान बैशिंग, जो कि एक अलग चीज़ है, शत्रु देश दिखाना अलग चीज़ है और बैशिंग अलग चीज़ है, पाकिस्तान बैशिंग क्यों नहीं होती थी, और जब हुई पाकिस्तान बैशिंग तो उसे क्यों इतना स्नेह मिला, पसंद किया गया। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि दोनों ही एंगल है मेरे। मुझे लगता है कि फिल्में जो हैं एक मनोरंजन का स्रोत हैं, तो लोग जो देखना चाह रहे हैं वो देखिए। पर मैं पर्सनली जब सोच रहा होता हूँ तो मुझे लगता है कि एक बेटर सिनेमा, टेक्निकली बेटर सिनेमा यदि देखने को मिले जिसमें पेट्रियोटिज़म ज़्यादा हो और जिंगोइज़म कम हो, वो उचित है। तो मुझे उरी जैसी फिल्में अधिक पसंद आती हैं, लेकिन यदि कोई गदर को पसंद करता है तो मुझे लगता है कि ये उसकी चॉइस है और उसे ऐसे करने का पूरा अधिकार है। तो आई थिंक आपको ये पूरा मैटर समझ आया होगा। आगे भी हम इसी प्रकार के जो मुद्दे हैं उन पर डिस्कशन करेंगे, और कुछ जो गेस्ट हैं उनके साथ भी इस प्रकार के डिस्कशन जो हैं वो किए जाएंगे इस पूरे प्रकरण में, और आने वाले दिनों में आप और एपिसोड्स देखेंगे। आई थिंक आपको ये मुद्दा समझ आया होगा, और अगर आपको समझ आया है तो कमेंट्स के जरिए बताइए। हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो पेट्रियन और UPI के थ्रू आप सपोर्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा यदि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया है तो स्क्रीन पर दिख रहा जो दूसरा पॉडकास्ट है उसको भी ज़रूर देखिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।